चीज कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं होली दिवाली उनसे मनाने। होली दिवाली मनाने फूल बरसाने से कुछ नहीं होगा, उसका हक उसको दिया जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक होली दिवाली मत प्रधानमंत्री जी मनाइएगा, आप अर्धसैनिक बलों को ओपीएस बहाल कर दीजिएगा, आपकी जय जयकार करेगा। अब जो मैंने आपसे एक मूल प्रश्न किया था कि बजटिंग प्रोसेस में, क्योंकि वंस आपकी मांग को कोई उठाएगा ना, तो कैलकुलेशन तो देनी पड़ेगी कि हमारे बजट का इतना खर्च यहां होता है, इतना खर्च यहां होता है, इतना खर्च यहां होता है। अभी वर्तमान में जो खर्चा इन दो स्कीमों पे हो रहा है, इसके अपेक्षाकृत क्या ओपीएस देना घाटे का है, या ओपीएस देने से देश का धन, आपका धन सुरक्षित होता है? क्योंकि आपका धन और देश का धन दोनों का अंश यदि कारोबार व्यापारियों को दिया जा रहा है, वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति बनने के बाद स्टॉक मार्केट धड़ाम होते जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अब प्रोडक्शन की ओर जा रहा है। अमेरिका अब चाइना के द्वारा उत्पादित माल वाला जो मार्केट है, उस मार्केट से कंपटीशन में आ रहा है। तो भारत और चाइना जो दो बड़े प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो अंश किसी का हो भारत में, मेक इन इंडिया के नाम पर उस मार्केट को ध्वस्त करने जा रहा है अमेरिका। बहुत सारी खरीदारी बंद करने जा रहा है अमेरिका। बहुत सारे वहां जो लोग, एक्सेस लोग हैं अन्य देशों को, जिनमें भारत की बहुत बड़ी संख्या है, उनको वापस भेजने जा रहा है अमेरिका। इस सारी पॉलिसी के बीच जो आपका धन सरकार आपके हिस्से से काटकर, और आपका धन जो सरकार के पास है, जो अंशदान उसे करना है, वो दोनों आपका धन है, उस पूरे धन को जो बाजार में दे रही है, अब उस धन का क्या होगा? देखिए, अभी आपने हरियाणा की चर्चा किया था, और अभी 3-4 दिन पहले है, व्यापारियों का बहुत बड़ा पैसा माफ कर दिया गया। व्यापारियों को माफ कर दिया गया, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मुफ्त के उपहार देने के लिए, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर, मुफ्त के उपहार देने के लिए पैसे हैं, जजों के पेंशन वेतन के लिए नहीं, कोर्ट ने बोला है। मैं कह रहा हूं कि ओपीएस से एक पैसा यूपीएस और एनपीएस से ज्यादा नहीं जाएगा। मेरे पास इसका पूरा कैलकुलेशन है। सरकार अगर बैठे टेबल पर, मैं उसको बता दूं, सवाल कैलकुलेशन का नहीं है, सरकार की नियति का है। मैं आपसे बताऊं, इसका मैं आपका जो खुलासा कर दूं कि क्यों ये कर रही है। अभी देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत चर्चा हुआ था कि कर्मचारियों का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जा रहा है। असली खेल बॉन्ड का है कि जब हमें ओपीएस आएगी तो हमारा बॉन्ड में नहीं जाएगा, लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए हम कर्मचारियों को किसी कंपनी को दे देंगे, तो कुछ करोड़ रुपए वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। और मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कल्पना करिए, 1 करोड़, मोटा-मोटा, मैं बहुत ज्यादा गणितज्ञ नहीं हूं ना शास्त्री हूं, 1 करोड़ कर्मचारी है एनपीएस के दायरे में लगभग, ठीक। अब अगर उसकी एक मोटा मान लें कि 50,000 ही तनख्वाह है औसत में मान लें, इसका मतलब आपका अगर 50 है तो लगभग 28.5% आप बात कर रहे हो, यानी कि लगभग 14% से प्लस 14.25% पैसा पूरे कर्मचारियों का कंपनियों को दे रहे हो आप। 14.25%, हम 50 की, एक के बजाय हम 50 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 14.25% की बात कर रहे हैं। 14.25% पैसा आप उठा के मार्केट में उठा के कंपनियों को कंपनियों को दे रहे हैं। क्या फायदा है आपका? सरकार का क्या फायदा है? सरकार क्या फायदा? सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा है, पैसे का नहीं फायदा है। इधर से लेना है, क्योंकि वो सीधे हमसे नहीं ले सकते। वो हमसे कहेंगे अगर 2 रुपए आप चंदा दीजिए, मेरी मर्जी में नहीं दूंगा, लेकिन कंपनियों को 1000 करोड़ दिलवाऊंगा तो उनसे कह लूंगा, बल्कि कान पकड़ के ले लूंगा। ये है खेल उसमें। ओपीएस में पैसे की कोई समस्या। अब आपको थोड़ा शब्द बदलना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का जो स्कीम है वो समाप्त हो गई है, कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन ये अब अंडर टेबल दे रहे होंगे पैसा। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी चलाने के लिए, पार्टी कार्यालय खोलने के लिए, हर जिले में पार्टी कार्यालय चल रहे हैं, इनके कर्मचारी रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहों के लिए वो जो आपकी तनख्वाह का अंशदान है और सरकार के द्वारा आपका अंश है, वो मिला के जो धन्ना सेठों को दे रहे हैं मार्केट में खेलने के लिए, उससे जी हम कह रहा हूं, कोई सरकार, अगर सरकार सरकारी पेंशन देती थी तो सरकार की ताकत थी। अगर सरकार अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रही हो, दूसरे से पेंशन दिला रही, तो ये गर्व का बात है कि शर्म की बात है? कोई सरकारी संस्थान नहीं चल पा रहा है, ये सरकार की शर्म की बात है कि गर्व की बात है? और आप बेच दो, वो आप गर्व को घोषित कर रहे हो। निजीकरण का सवाल क्या है?
कि संस्थानों को आप उठा उठा के बेच दे रहे हो और उसमें गर्व महसूस कर रहे हो कि देखो हमने 4 बेच दिया, हमने 8 बेच दिया। मैं गांव से जुड़ा हूं, गांव का बच्चा कम कमाने वाला भी हो, लेकिन अपने पूर्वजों की जमीन बेचता है तो पूरा गांव थू थू करता है। कहता है कैसा नालायक बच्चा है, खुद बना नहीं पाया लेकिन पूर्वजों की जमीन बेच दे रहा है। ये गांव की भाषा में मैं बता रहा हूं आपको। लोग थू करते हैं। ऐसे क्या हो गया? क्यों पुश्तैनी जमीन बेच रहे हो? शायद आपके यहाँ भी ऐसा होगा। ऐसा लगभग ज्यादातर लोगों की सोच में रहती है। और आप बेच कर कह रहे हो कि हम तो बड़ा तीर मार दे रहे हैं। तीर मारना इसमें क्या हुआ भाई? और मैं एक सवाल इसलिए बार-बार कहता हूं, अगर कोई संस्थान फायदे में है तो आप बेच क्यों रहे हो? और कोई संस्थान अगर घाटे में है तो वो क्यों ले रहा है? घाटे का सौदा कोई व्यापारी क्यों करेगा? क्यों लेगा वो? उसके पीछे का कारण क्या है? लखनऊ एयरपोर्ट दे दिया गया। एयरपोर्ट किसने बनाया? इस देश की आम जनता के टैक्स के पैसे का है। अगर एयरपोर्ट बनाना है किसी बिज़नेसमैन को, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जहाँ एयरपोर्ट नहीं वहाँ बनाइए, वहाँ टंडीला खड़ा करिए, एयरपोर्ट बनाइए, फिर कमाइए। रेल जहाँ नहीं बिछी वहाँ बिछाइए, फिर कमाइए, फिर ले जाइए। नहीं, जहाँ बना है, जहाँ कमाना सिर्फ है, वहाँ हम आपको दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। और लास्ट में मैं बताऊँ, सरकारी कर्मचारी कमज़ोर होने का मतलब मिडल क्लास कमज़ोर होगा। सिर्फ मेरे घर में तनख्वाह आती है तो मेरे अपने घर में तनख्वाह वो रखी नहीं रहती है। उस तनख्वाह का सर्कुलेशन होता है। हम बच्चे की फीस भरते हैं, हम दूध मँगाते हैं, हम पेपर मँगाते हैं, हम टीवी चैनलों का अ, पैकेज भराते हैं। वो सर्कुलेट होता है, कोई अकेले नहीं है। उत्तराखंड की मैं बात करूँ जहाँ मैं गया था, मैं अपनी व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। एक जगह मैं गया, रैली में गया था, जीत भाई पैनूनी साहब वहाँ थे, तो वो जी कार्यक्रम कराए थे, मैं वहाँ गया। तो एक एक मार्केट में खड़ा हुआ, तो मार्केट में बड़ी रौनक थी। तो मैंने दुकानदारों से पूछा कि भाई साहब आपके यहाँ क्या सेल बहुत ज़्यादा है? क्या आप लोग बड़ी खुशहाल दिख रहे हैं? तो उनका एक ही लफ्ज़ था कि सर हमारे यहाँ सेना के रिटायर्ड लोग बहुत रहते हैं, उनको पेंशन मिलती है और इसलिए हम पूरा उनका महीने भर का देते हैं। हमें पता है कि 1 तारीख को आएगा, मुझे मिल जाएगा। और जिन जिन इलाकों में वो सैनिक नहीं रहते रिटायर, उनकी दुकानें नहीं चल रही। ये उत्तराखंड की बात मैं बता रहा हूँ आपसे। जी ये कहानी देश भर की है, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बरबस अटका है। आपने हिमाचल प्रदेश में जो कार्मिकों ने किया और ओपीएस ले लिया, उसको नजीर मानते हुए आपने आह्वान किया था हरियाणा के चुनाव में। हरियाणा के चुनाव में उसका अनुपालन भी किया है आपके कार्मिक साथियों ने। जब आरंभिक दौर पर जब पोस्टल मत आए और उसके बाद के शुरू के एक दो राउंड की काउंटिंग हुई तो लगातार ओपीएस जीत रहा था, आपका आंदोलन जीत रहा था, वोट फॉर ओपीएस दिखाई दे रहा था। उसके बाद कमोबेश किस कारण से वो गायब हुआ, रिजल्ट क्या आया ये अलग विषय है। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए महाराष्ट्र वाले और झारखंड वाले, वहां आपका आह्वान उस तरह से नहीं था जैसे कॉल आपकी वहां थी। क्या कुछ अंतर आया था? नहीं, अब मैं क्योंकि थोड़ा-सा जो क्लियर ताकत कर दूँ। आपके हरियाणा में दिखी थी वो भले मैं ही जी बताना चाहता हूँ, हरियाणा में कोई पार्टी हारी होगी, जीती होगी, हमारा मुद्दा वहाँ जीता है। कर्मचारियों ने अपने मुद्दे के साथ खड़े रहे और ये कोई छोटी बात नहीं आपने है। 2 घंटे ओपीएस को जिताया, शुरू के 2 घंटे। हाँ, वो इसलिए जिताया क्योंकि पोस्टल बैलेट पहले गिना जाता है, तो कर्मचारियों का वोट जी पहले जी गिना जाता है। तो निश्चित रूप से वो काउंटिंग होगी तो उसमें हम आगे रहेंगे। इसका मतलब हमारा मुद्दा जीता था, पार्टी हारी जीती होगी वो मुझे नहीं पता। लेकिन अब जी जी तमाम वो विषय विषयांतर हो जाएँगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि चुनाव कैसे जीत रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा नहीं है, नहीं उसमें मेरा मैं भी इस पचड़े में नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ मैं अपने शुरू के मुद्दे पे दो आ रहा घंटे हूँ। जो कर्मचारियों का वोट था हाँ, यस वहां ओपीएस जीत रहा था। वो ओपीएस जीता और ओपीएस जीता, ये कोई छोटी बात नहीं। कर्मचारी तमाम जातियों, तमाम विचारधाराओं से जुड़े हुए होते थे। उसके बाद भी मुद्दा जीता। इसका मतलब कर्मचारियों ने अपने मुद्दे पे ताकत के साथ अपनी बात रखी, अपने साथ खड़े रहे। अब हार-जीत होगा, हो सकता है पार्टी का अपनी कुछ लूज़ पॉइंट रहा होगा, उनका अपनी एकता अनेकता उसमें जो भी कई रहा कई होगा सारे वो चीज़। इश्यूज है, उसमें कई सारे हाँ, इश्यूज है, अब मशीनें की अब आइए हम गिनती में कई महाराष्ट्र सारे आए। इश्यूज हैं, जी, जी। अब लेकिन मैं डाक मत महाराष्ट्र की आना गिनती में इश्यू नहीं है। जी, अब मैं जी महाराष्ट्र आना चाहता हूँ। महाराष्ट्र जी में हमारी टीम ने, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बितेश खांडेकर जी, पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ खड़े हुए, पूरी शिद्दत। लेकिन जिन पार्टियों ने मुद्दे को रखा था, उन पार्टियों को शायद खुद विश्वास नहीं था कि हम इस मुद्दे पे कुछ कर पाएँगे। उनका अविश्वास, उनका तालमेल,
वो उतना बेहतर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। जबकि कर्मचारियों ने वहाँ भी मुद्दे पे अपने वोट डाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास रिकॉर्ड पूरा है। हारना-जीतना देखिए, अब कहिए तो जो सरकार वर्तमान में थी, वो लंगड़ी सरकार थी, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत में आया, पता नहीं कौन-सी जनता कितनी खुश हो गई कि उसको एक बिल्कुल सभा पे पहुँचा दिया, वो उनका विषय है। लेकिन मैं अपने मुद्दे तक ही सीमित रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिसके लिए जाना जाता रही बात झारखंड की मैं बता दूँ, झारखंड की पूरी सरकार पिछली बार जब हेमंत सोरेन जी विपक्ष में थे, मैं रांची की रैली में गया था और बहुत पानी बरसा था। पूर्व भा रांची के भाषण में पूरे रैली में छाता, 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 टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा छाता रैली, ओपीएस रैली नहीं छापा, क्योंकि सब लोग छाता लेके खड़े थे, पानी बरस रहा था। उसमें हेमंत सोरेन ने अपना वादा किया कि हम अगर सरकार में आते हैं तो देंगे। हम उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं सैल्यूट देता हूँ कि उन्होंने सरकार में आए। हम सबको बुला कर के बहुत इज्जत के साथ उन्होंने ओपीएस को लागू किया और दोबारा जब बात आई तो दोबारा भी पूरी शिद्दत के साथ कर्मचारी खड़ा रहा और पोस्टल बैलेट सहित दोबारा रिपीट हुई है, उस रिपीट में भी ओपीएस का बड़ा रोल है। अब आई दूसरी जगह की बात, आप कह रहे हैं जैसे हिमाचल की बात, हिमाचल भी हम सबने दिखाया था, आप सबने भी कवर किया था उसको। सवाल ये है कि हम एक फैक्टर हैं, सब फैक्टर नहीं है, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। चुनाव जी के जी हम जी। किसी एक फैक्टर हो सकते हैं, एक विषय हो सकते हैं, जैसे फैक्टर 10 है, तो 10 में हम एक हो सकते हैं, हम 10 नहीं हो सकते हैं, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं उसके बाद भी कह रहा हूँ, हाँ, हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम पढ़े-लिखे लोग हैं, हम समाज, गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, हम प्रभावित करते हैं और हमने प्रभावित किया और कोई पार्टी हारी, वो मेरा मुद्दा नहीं हार गया। आज भी मेरा मुद्दा जीता है और आगे भी मेरा मुद्दा जीतेगा। आपका मुद्दा जीता है और जीतेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन आपके मुद्दे के जीत के बीच सरकार के जो धन्ना सेठ है, सरकार को कितना फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन जो उनके पास जो आपके आपका जो तनख्वाह से कटने वाला अंश और जो सरकार के हिस्से का अंश वो जो जा रहा है, वो उनकी जो दुकान है वो खराब होती है। मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये यूपीएस की जो स्कीम बनाई गई, जिसे बाद में लोग कहते हैं कि मोदी जी की ड्रीम स्कीम है, मोदी पेंशन भी कहते हैं, क्या इसे सरकार के वित्त मंत्रालय के लोगों ने ड्राफ्ट किया? अंतिम तो ड्राफ्ट किया ही होगा, क्योंकि उन्हीं के यहां से दस्तावेज जाएगा बजटरी प्रोविजन में। ले या धन्ना सेठों के यहां से ड्राफ्ट हुआ और उसके बाद इनको दे दिया गया कि भाई इसको रखो और पेश कर दो बजट के साथ। क्या लगता है आपको? क्योंकि इससे हित आपका नहीं हो रहा है। आज बहुत गंभीर चर्चाओं में आपके लोगों ने कहा है सरकार के अंश का भी दुरुपयोग हो रहा है, सरकार अपना पैसा प्राइवेट प्लेयर्स को दे रही है। तो सरकार और कार्मिक आप ही मिलकर सरकार होते हैं, लेकिन आप दोनों वर्गों का नुकसान हो रहा है और लाभ अगर हो रहा है तो सिर्फ धन्ना सेठों का। तो इसकी ड्राफ्टिंग बजाय भारत सरकार के या बजाय भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा आरंभिक ड्राफ्टिंग, बेसिक ड्राफ्टिंग, क्या भारत के धन्ना सेठों, उद्योगपतियों, प्राइवेट प्लेयर्स ने की है? आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ड्राफ्ट बना कहीं और है, मोहर कहीं और लगाई गई है। एकदम एक लाइन में। अब जब ये इतना बड़ा मामला है और बजट से पहले आप फिर उतर गए हैं, देश भर का करीबन 1 करोड़ कार्मिक आपके साथ है, ऐसे में इन प्राइवेट, अगर आप ओपीएस लागू करवा देते हैं तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है, अरबों अरबों मिलियनर्स, मिलियंस में जिनकी प्रॉपर्टीज है, जिनका पैसा है शेयर मार्केट्स में जिनका पैसा लगा है, इनको डर तो लगता होगा विजय कुमार बंधु से। कभी धमकी वमकी देते हैं आपको ये? देखिए, संघर्ष के दौर में जब आप होते हैं तो तमाम चीज़ें होती रहती है और तमाम चीज़ चलती रहती है, लेकिन जब आदमी किसी राह पे चलता है तो मानता है कि ये सेट होंगे, आएँगे। वो बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत विषय नहीं, आते हैं, सब होता है, दबाव भी होता है, लालच भी होता है, तमाम तरह की धमकियाँ भी होती हैं, वो सब चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ये किसी आंदोलन का एक भाग होता है, मैं उसको मान के स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं आपसे इस बात के साथ फिर कह रहा हूँ, ये भारत का लोकतंत्र है, ये भारत के इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। जब अति हो जाती है, तो जब वो उधरा जाता है, तो फिर किसी का बस नहीं चलता है, चाहे वो जितना बड़ा तानाशाह हो, चाहे जितनी बड़ी वो मनी पावर वाला हो, कोई भी हो। ये भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हाँ, ये धैर्यवान बहुत है। ये बात मैं कहना चाहूँगा, वो धैर्यवान बहुत है। जैसे शोषण को भी बर्दाश्त करते, जब उसका चरम होता है, तब उतरता है। ये इसमें धैर्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन है महान।
जब वो लगता था जितनी बड़ी धन्नाशाही सेठ हो, चाहे जितने बड़े तानाशाह हो, इस देश ने तमाम लोगों को तमाम तरह से ये दिखाया है और हमारा भारतीय लोकतंत्र मजबूत है, इसके नागरिक मजबूत हैं, बस धैर्यवान होते हैं, उसका कुछ टाइम बेजा इस्तेमाल होता है। इस देश का तकरीबन 1 करोड़ कर्मचारी विजय कुमार बंधु और उनके जो टीम कोर मेंबर होंगे आपकी टीम के MNOPS के, आप लोगों की एक कॉल पर कुछ भी कर गुजरता है। आप बंद का आह्वान करेंगे तो बंद करेगा, आपने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का आह्वान किया, उसने प्रदर्शन किया, आपने ट्विटर वार की बात करी, उन्होंने ट्विटर वार किया, आपने प्रतिया फूकने की बात करी, उन्होंने प्रतिया फूकने की बात करी। ऐसा उदाहरण कम है इस देश में। ये तो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण जी, उनका एक कॉल, महात्मा गांधी थे, उनका एक कॉल। ऐसे सीरीज बनाएंगे तो कम लोग हैं जो जिनका पूरे देश में, एक क्षेत्र में हो सकता है एक क्षेत्र के कोई नेता, एक क्षेत्र की कोई आवाज हो, लेकिन देश की आवाज बने हुए लोगों को जो सफलता पूर्वक जिनकी आवाज को माना देश ने, उनमें से उस 5 पे आप एक व्यक्ति हैं। विजय कुमार बंधु जो कि एक शिक्षक हैं, कैसे अचानक देश बंधु बन गए पूरे देश के? आपकी बेसिक मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, ये आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, सिर्फ आपका और आपके आंदोलन का। आपसे आगे पूछूंगा कि इस आंदोलन में आज के बाद की स्कीम्स क्या है, लेकिन देश का ये जो 1 करोड़ कर्मचारी है ना, ये विजय कुमार बंधु की एक आवाज पर कुछ भी कर देता है, लेकिन वो विजय कुमार बंधु को बेसिकली नहीं जानता। 1 करोड़ आदमी तो आपसे पर्सनली नहीं मिल सकता और किसी मंच के भाषण में आप अपने बारे में बखान तो नहीं करोगे। आज हमारे माध्यम से या इस मंच के माध्यम से मैं भी जानना चाहता हूं, विजय कुमार बंधु का आरंभ कहां से हुआ, किस परिवार में हुआ, कहां आपने पढ़ाई करी? लेट अस नो विजय कुमार बंधु कौन है? आपका 1 करोड़ कर्मचारी भी जानना चाहता है आपको। देखिए, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने बड़े-बड़े महापुरुषों में मेरा नाम डाला, जबकि मैं बिल्कुल उस श्रेणी में नहीं महापुरुष हूँ। ने कह रहा, उस श्रेणी में आपकी आवाज काम कर रही है ना। हाँ, ठीक है, आपका सोचना जयप्रकाश नारायण भी तो सामान्य व्यक्ति थे, महात्मा गांधी भी सामान्य व्यक्ति थे। जी, जी, ऐसे ही उनकी बिल्कुल। एक आवाज पर देश चलता था, आपकी आवाज पर भी देश चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा-सा असहमत होते हुए, वो शख्सियत थे, मैं शख्स हूँ। तो लेकिन हाँ, लोगों का बिलीव है मेरे ऊपर, विश्वास है मेरे ऊपर, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से लगातार मैंने इस आंदोलन को जिया है, दिल से जिया है और हमने पूरी मैं आज के बारे में अभी आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि देश आपको सुन रहा है। जब आप स्कूल में गए तब आप कौन थे? मैं आ रहा हूँ। आप स्कूलिंग से बताइए आपकी कहानी। जी, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ और शायद हमको लगता है पहली बार इस तरह का सवाल आया और अभी जबकि आपको मैं थोड़ा बता भी दूँ कि एक आपके लिए और पूरे दर्शकों के लिए जानकारी मैं देना चाहता हूँ। एक शख्स थे जिन्होंने मुझसे मिला और बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि आप पर ऑटोग्राफी पे एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि बायोग्राफी पर सॉरी, तो बायोग्राफी पे तो हमने कहा नहीं, मेरे ऊपर मत बनाइए, मुद्दों पर बनाइए, मुद्दे बनेगा तो अच्छा लगेगा, मुद्दा है तो मैं भी हूँ। तो मैं आपको पूरी बायोग्राफी पे फ़िल्म बनने वाली थी, मैंने उसको सीधे मना किया और मुद्दे बना और वो बहुत कुछ आगे पहुँच चुकी है, सेंसर बोर्ड तक पहुँची हुई है। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी वहाँ से ओके होगी और पूरा देश उसको देखेगा। एक शब्द में अगर आप मुझे छोटा भाई मानकर आपके एक शब्द की मैं सेंटेंस को सुधारना चाहता हूँ। बायोग्राफी पर फिल्म नहीं, आपकी बायोग्राफी बन रही है। नहीं, बायोग्राफी बनना को उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया। बायोग्राफी एक फिल्म है अपने आप में। जी, आपको सिर्फ बायोग्राफी बन रही है आपकी। हाँ, हमने उनको मना नहीं, हम उसको भी मना कर दिए। हमने कहा मुद्दों पे बनाओ, जो भी बनाना हो, मुद्दों बनाओ, क्योंकि हम मुद्दे के लिए जाने जाते हैं और हमारी तरफ जो लोगों का इशारा है, लोगों की नज़रें हैं, उम्मीदें हैं, आशाएँ हैं, वो उसी मुद्दे पे है। तो हमने उसको डाइवर्ट करके मुद्दे बनाया और वो जल्दी आने वाली चली। अब दूसरी बात आपने कहा कि विजय कुमार बंधु और आज विजय कुमार बंधु, तो मैं एक साधारण सा शिक्षक हूँ। मेरे पिता किसान हैं और हमने किसानी को, खेती को बहुत नज़दीक से देखा है। बचपन में करीबन ये मान के चलें कि पढ़ने के जाने के पहले मैं लगभग खेती के सारे काम करता था। अपने घर की जो एक ज़िम्मेदारी थी, उसको मैं निभाता था और प्राइमरी कहाँ से किस पढ़ा। जिले में, किस स्कूल में? आपके जो प्रधानाचार्य रहे होंगे, आपके शिक्षक रहे होंगे, उनको भी गर्व हो रहा हो। उनका नाम भी लीजिए, कंजूसी क्यों कर रहे हैं? किसने आपको ये शिक्षा दी? किसने आपको प्रेरित किया? देखिए, अगर आप गाँव की बात करेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़ और उसमें छोटा-सा गाँव हथीगवां है और हथीगवां के बेसिक प्राइमरी में मैंने पढ़ाई शुरू की और वहीं से मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं 6 में पढ़ रहा था, कक्षा 6 में जब मैं पहुँचा था,
तो क्योंकि अब आपने पूछ लिया तो नहीं तो कभी उस पे चर्चा भी नहीं हुई, ना होना हम ज़्यादा उसको उचित भी मानते रहे। तो नहीं, कक्षा 6 आपके में सारे लोग जानना चाहते हैं ना, देश भर के लोग। उन कर्मचारियों हाँ, के सवाल, उनके सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आपके साथियों के सवाल, जी, जी। तो जो मैं उनके मन में सवाल अटक रहे होंगे। उसी गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और मैं लगातार वहाँ पर पास किया, 5 के बाद फिर 6 किया, 7 किया और 7 के बाद फिर मैं एक दूसरे स्कूल में गाँव के पास में दूसरा विद्यालय था। बताया जाता है कि जूनियर स्कूल बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें बेटा कुछ अच्छा करना है, तो तुम अगर यहाँ पढ़ना चाहो यहाँ पढ़ो या वहाँ चले जाना हो वहाँ जाओ। तो मैं 2-3 साथी थे हमारे, तो उन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से पहली बार क्योंकि गाँव के पास में स्कूल था तो साइकिल जैसी चीज़ नहीं मिलती थी, तो जो थोड़ा दूर होने के नाते जूनियर स्कूल साइकिल मिली थी और मैं आपको दिल से बताऊँ, जिस दिन वो साइकिल हम लोगों को वहाँ जाने को मिली, तो हम सब उस समय आज की अनुभूति के हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय की अनुभूति की बात कर रहा हूँ। तो साइकिल जैसे लगता था एरोप्लेन मिल गई है, शायद दुनिया यही है और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ थी और लगता था कि अब हम दुनिया को में उड़ सकते हैं, उसी साइकिल के दम पर। तो वो साइकिल एक बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था और हम सब तीनों 3 साथी थे, तीनों लोग जाया करते थे और कभी-कभी मन में आता था कि भई पढ़ाई भी करना है, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, खेती-बाड़ी है, उसको भी करना है और लेकिन कुछ बेहतर करना है, ये दिमाग में चीज़ें चलती रहती थी, कभी आती थी, कभी चली जाती थी। फिर मैं उसके बाद इलाहाबाद की तरफ रुख किया और मेरे बड़े पिताजी वहाँ एक शिक्षाविद रहे हैं, तो उनके लेकिन साथ अभी मेरे इलाहाबाद क्यों चल, इलाहाबाद आप हायर एजुकेशन के लिए गए होंगे, जी, आपके जी, कुछ जी। साथी लिख रहे हैं कि बोले तो दो जी। एंकर साहब उन्हें, वो आप ही को सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं, लेकिन प्रश्न तो मुझे करने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा था, जब आप इस बालपन में थे तो आपके मार्क्स कैसे आते थे? डांट वांट खाते थे कभी? होमवर्क को लेकर परेशानी होती थी? माता पिता नहीं, किसकी नहीं। डांट पड़ती थी, दंड मिलता था? या कई एक शिकायत छात्रों की रहती है कि हमारे शिक्षक, अब के दौर में, पहले के दौर में शायद ऐसा नहीं था, कि शिक्षकों को बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं आता था। क्या आपने भी ऐसा फेस किया कि आपको लगा हो कि इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूं कैसे, कि मेरे शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या अमुक सब्जेक्ट के टीचर हमारे पास है ही नहीं? देखिए मैं पढ़ाई में चैंपियन तो नहीं रहा लेकिन मैं दूसरी-तीसरी रेस में रहता था। ये दूसरी-तीसरी रेस में जैसे क्लास में होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो मैं कभी फर्स्ट तो नहीं रहा लेकिन सेकंड, थर्ड में मैं हमेशा रेस में रहता था। जीता नहीं हूँ लेकिन रेस में रहा हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था इतिहास। तो मैं इतिहास जब उठाता था तो उसमें जब महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ने को मिलती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं उसको ज़्यादा बार पढ़ता था और हमको लगता था यही विषय पढ़ाया जाना चाहिए। ये मेरा बचपन का अपना था कि ये इतना बढ़िया विषय इसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसको कम क्यों पढ़ाया जाता है? तो जी मेरा जी। फ़ोकस उसी विषय पे ज़्यादा रहता था और रही बात टीचर की तो एक बचपन में मैं संस्कृत हमको लगता है कि हमारे क्या हमारे जैसे 60-70% लोग कमज़ोर हुआ करती थी, तो संस्कृत में जब बालक का रूप सुनाना होता था, तो उस समय सबसे ज़्यादा धड़कनें बढ़ती थी और हमारे जो गुरुजी थे वो बोलते कम थे और छड़ी की पिटाई बहुत तगड़े से करते थे, तो हर आदमी के पसीने भी छूटते थे और उस दौर में खूब मार पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, एक सामान्य दौर पे जो होता है और उसके बाद फिर जब हायर एजुकेशन की तरफ या आगे पढ़ाई सोचा तो हमारे बड़े पिताजी श्री शालीग्राम जी थे और उनके संरक्षण में मुझे जब रहने का मौका मिला और उनके संगति में मैं रहा। मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था वो। उनका स्नेह, उनकी गाइडेंस, वो चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत काम आई और मैं आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अपनी तमाम खूबियों जो भी थोड़ी बहुत हैं, मैं उसका सारा श्रेय उन्हीं को देना चाहता हूँ। और वहाँ जाने के पहले मेरी बहन हुआ करती थी, बड़ी बहन, तो माताजी हमारे कभी आज तक हमारी ज़िंदगी में कभी डाँटा भी नहीं, मारा भी नहीं। बहन ज़रूर पिटाई करती थी पढ़ाई के लिए कि पढ़ो, तो उसका खौफ रहता था, तो हम लोग और जो भाई-बहन थे, सब डरते रहते थे उससे कि अभी आएगी तो मारेगी ज़रूर। तो हम लोग उसके बचाव के अपने तरीके भी अपनाया करते थे, जो बचपन में सभी लोग करते हैं। फिर मैं वहाँ जब बड़े पिताजी के साथ में रहा, तो मैं थोड़ा-थोड़ा क्योंकि 9th से मैं पढ़ना शुरू किया वहाँ पर, तो मुझे मतलब सामाजिक गतिविधियों की थोड़ी रुचि बढ़ी उसी समय से, उन्हीं के संगति में रह कर के। क्योंकि तमाम सामाजिक लोग आया करते थे, तमाम शिक्षाविद लोग आया करते थे, तो मैं छोटा ज़रूर था लेकिन मैं उनकी बातों को सुनता बहुत था, कि ये विद्वान लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, ये क्या सोचते हैं? ये नज़रिया रहता था, तो मैं उसमें से थोड़ी चीज़ जो अच्छी चीज़ रहती मेरे लायक रहती थी, उसको मैं निकाल लेता था। और मैं आपको जानकारी बताऊँ कि 9th मतलब कक्षा 9, 10, 11, 12 चाहे हिंदी प्रतियोगिता आप जानते हैं जो मिडिल क्लासों में होती है कि
वाद विवाद प्रतियोगिता कॉलेज में और निबंध प्रतियोगिता एक बहुत अनिवार्य रूप हुआ करती थी हम लोग के समय में। तो आपको जी, जी। बताया उसका अभिरुचि होने के नाते 9 से लेकर 12 तक पूरा मैं 12 तक पूरा मैं टॉपर रहा उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता में और निबंध प्रतियोगिता में। मैं हमेशा तो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, वो कहते चाहे जितना लिख लो, यार विजय ही इसमें नंबर 1 ले जाएगा। तो वो प्रमाण पत्र आज भी मेरे पास रखे हो, मैं उसको भी कभी खोलता हूँ, तो उसको देखता हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा फीलिंग होती है कि उस दौर में भी हम लिख लेते थे या बोल लेते थे, ये उस दौर का था। बाकी चीज़ें फिर चलती गई, फिर एक रोज़गार का जो दौर आता है, वो भी आया। लेकिन जब मैं बीए में था, तो उसी समय ये चीज़ें निकलने लगी कि बनना क्या है? तो घर वालों का था कि पीसीएस अधिकारी बनो, सिविल में जाओ। जबकि मैं आपको ईमानदारी से आज क्योंकि आपने ऐसा सवाल उठा दिया है, कभी शायद नहीं, किसी पर गया मैंने नहीं। इसलिए इसलिए उठाया कि ये जो मैं आपसे रोजमर्रा के सवाल कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिए। इकोनॉमिकल सवाल कर दिया, अभी फिर करता हूँ उस पे, बजटरी व्यवस्था पे। पर ये सवाल वो है कि जो लोग करना चाहते होंगे, वो आपको नेता तो मान रहे हैं अपना, पर आपके बारे में नहीं जी, जानते हैं। और जी फिर ये हाँ। आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसे पैदा हुई? जैसा निबंध प्रतियोगिता से हुई, कई कई जी, छात्र जो हैं खेलों पे रहते जी, हैं। अभी तक आपने खेल का जिक्र नहीं किया। क्या आपके जीवन में जी। खेल खिलाड़ी वाली भूमिका नहीं आई आपके नहीं बाल्यावस्था में? अ, निबंध वाली तो आ गई। क्रिकेट का शौक रहा है और क्रिकेट खूब खेला हूँ और उसके क्रिकेट खेलने की वजह से कई बार मार भी पड़ी है। पूरा दिन खेलते रहने की वजह से मार पड़ी है। लेकिन उसमें भी हमने एज़ ए कैप्टन अपनी टीम का रहा हूँ और जो गाँव स्तर के होते हैं, कई टूर्नामेंट जी, अपनी जी। टीम को हमने जिताया है और ये कहा जाता था कि मेरी टीम अगर किसी टूर्नामेंट में जाती थी, तो वहाँ भी लोग ये कहते थे कि इनसे पार पाना मुश्किल है। अगर इनसे आपने जीत लिया तो समझो टूर्नामेंट जीत लिए। तो कई टूर्नामेंट अपने गाँव के ग्रामीण अंचल पर और बैट की शुरुआत हमारे पास वो पहले बैट हुआ नहीं करते थे। ग्रामीण एरिया था, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं रहती थी ग्रामीण एरिया पे, तो हम लोग को बैट बल्ला का जो शौक था वो लकड़ी के बल्ले से शुरू हुआ और आज भी है। खेलता रहा। आज भी हाँ, मैं लॉकडाउन में जब गांव में रहा 2 साल, आज भी मेरे जी, गांव में वो लड़के सब जानते हैं। जी, वो रंदा करते हैं, रंदा मार के प्रॉपर उससे चमका के बनाते हैं बैट, क्योंकि उससे उनका काम चल जाता है। और बॉल क्योंकि वो वाली होती नहीं, कॉर्क की और लेदर की, तो जी, अब वाली बॉल दूसरी हो गई तो टूटते नहीं है बल्ले। जी, जी। तो मैं उससे भी आप कंटिन्यू खेला कीजिए। कूदा, मुझे काफ़ी चोट भी लगी और काफ़ी टूर्नामेंट जीता हूँ। उसके कुछ शील्ड और पुरस्कार आज भी मेरे पास सेफ हैं, रखे हुए हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ, कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है। तो मैं अब आगे बता रहा था कि न जब बीए में पढ़ रहा था तो उस समय एक प्रचार था कि सिविल सर्विस में जाओ और अधिकारी बनो। लेकिन मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ कि घर का प्रेशर था, दबाव था, तैयारी भी किए, कुछ बेहतर भी होता रहा, लेकिन मेरा एक्चुअल मन वहाँ नहीं था। मेरा मन था कि मैं टीचर बनूँ, जबकि जनरली लोग पढ़ने वालों का ये मन नहीं होता है। जनरली होता है कि जब साथ से लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा तो ले लेंगे, जबकि मेरे मन में था कि मैं टीचर बनूँ और टीचर बनने के बाद मेरे था कि कुछ मैं सामाजिक गतिविधियाँ, कुछ बेहतर काम मैं उसके साथ-साथ करूँ, ये मेरे दिल में पहले से था। अब वो फिर मैं जब इस दिशा में बढ़ा तो महात्मा गांधी जी को मैंने बहुत पढ़ा। मेरे फर्स्ट आइडियल में गांधी जी का बहुत रहा, मैं गांधी जी के दर्शन को बहुत पढ़ा और मैं बहुत प्रभावित भी रहा क्योंकि उनके कुछ वाक्य, कुछ ऐसे शब्द जो भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए अ, आमरण अनशन जैसा शब्द गांधी जी का सविनय अवज्ञा मतलब कितना खूबसूरत मतलब हम सविनय अभिनय अवज्ञा आंदोलन सविनय पूर्वक कहते हैं कि आपकी बात हम नहीं मानेंगे। ये जैसे अद्भुत शब्द मेरे जैसे लोगों के लिए मतलब क्या क्या रहा व्यक्ति एक इंसान क्या कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन भूख हड़ताल मतलब हम तो गांधी जी के 2-3 शब्दों को लेकर के अगर मैं बात करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा और मुझे लगा कि ये देश की नहीं पूरी दुनिया की धरोहर हैं गांधी जी और मैं उन्हें सैल्यूट करता रहा हूँ, मैं पढ़ता भी रहा। तो मेरा रुचि रहा थोड़ा-सा महापुरुषों को पढ़ने की, चाहे वो फिर मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ा तो मैं विवेकानंद को बहुत पढ़ना शुरू किया। विवेकानंद को मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के तमाम सारे लोग विवेकानंद के विचार को विवेकानंद के चेहरे को देखा, उनके तेज को देखा, उनके विचार को नहीं पढ़ पाए हैं लोग और ना पढ़ा पाए लोग। भगत सिंह को जिस रूप में देखा जाता है वो रूप है नहीं। लोग सोचते हैं कि क्रांतिकारी है, वो तलवार और तोप की बात करते हैं भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह विचार की क्रांति को सबसे ज़्यादा ताकतवर मानते हैं और मेरा आंदोलन भी उसी विचार क्रांति की तरफ है।
हम तोप तलवार से न सरकार से लड़ सकते हैं, न लड़ना चाहते हैं। हम उसी विचार की ताकत से लड़ना चाहते हैं। फिर मेरे जीवन में गांधी जी का, फिर विवेकानंद जी मेरे जीवन में आए और मेरा आज जो बेस्ट मेरे आइडियल है माननीय हमारे विवेकानंद जी हैं, जिनको मैंने बहुत पढ़ा, अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया, बहुत कुछ सोचता रहा। भगत सिंह को पढ़ा, अंबेडकर साहब को मैंने पढ़ा, पढ़ा तो बहुत सारे लोग की 2-4 लोग बहुत ज़्यादा मैं उस पर मेरा वो रहा और ऐसे चलते-चलते फिर रोज़गार का संकट आया, फिर रोज़गार का दौर चला, फिर एक लड़ाई रोज़गार के दौर में मैंने लड़ी, उस दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर 2004 के समय बीसी बीटीसी की जो लड़ाई थी, वो मेरी 42,000 की नौकरियों की थी, उसकी लड़ाई लड़ी है, पूरी वैकेंसी से लेकर के फाइनल तक लाया। फिर मेरा उधर हुआ, फिर उसके बाद फिर वहाँ होने के बाद मैं अ अ, इंटर कॉलेज में सिलेक्ट हुआ, तो मैं इंटर कॉलेज में आ गया। तो ये ऐसे सिलसिला चलता रहा, किताबों का अध्ययन चलता रहा, विचारों का मंथन चलता रहा। उसी चलते-चलते में फिर एक दिन अनायास ही मैं खाना खा रहा था, फैमिली के लोग बैठे हुए थे, तो मेरे बड़े पिताजी मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी नियुक्ति कब हुई? तो या कि 15 अप्रैल 5 को। ओह! तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तब मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या खोया और क्या पाया है। तो हमने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ? तो उन्होंने कहा वो तुम तो नई पेंशन व्यवस्था में आ गए हो, तुम्हें अब पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, तुम लेट हो गए हो। तो फिर हमने कहा ये नई और पुरानी का क्या चक्कर है? तो उन्होंने उस समय मोटा-मोटा बताया कि नहीं उसमें बहुत अच्छा था, अच्छी पेंशन मिलती थी और आदमी जीवन यापन आराम से कर लेता है, नई का कोई भरोसा नहीं, अभी आई है पता नहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो पहली बार अगर मुझे कोई रूबरू कराया, तो मेरे बड़े पिताजी ने मुझे इससे रूबरू कराया। मैं एक बार सुना, ठहरा, लेकिन फिर आपाधापी नौकरी का, ज़िंदगी का चलता रहा। फिर कई साल बाद लेकिन मन में कभी-कभी आता था। फिर कई साल बाद मैंने तमाम लोगों से सवाल करना शुरू किया। 2-3 साल बाद जैसे नौकरी कभी एक खुमार होता है, नौकरी मिली, फिर आदमी 1-2 साल तो ऐसे ही बीत जाता है। ये कहते हुए जी, मुझे जी। गुरेज़ नहीं है, हर नौजवान अभी जिसको कोई नौकरी मिल रहा है, उसे कहो ओल्ड ओल्ड पेंशन का आंदोलन चल रहा था, कहता है, "अभी यार तो नौकरी मिली है, अभी तो समझ नहीं पाए नौकरी क्या ओल्ड पेंशन का बाद में देखा जाएगा।" तो उ उसको तो सर्वप्रति होता है मेरे साथ में 2-3 साल ऐसे गुज़रे, लेकिन बीच-बीच में आता रहा कि ये है, एक सवाल है। तो मैंने अपने स्टाफ के साथियों से मैंने चर्चा की। हमारे उस समय स्टाफ में डॉक्टर रमेश त्रिपाठी जी थे, दयाशंकर जी थे, पंकज गुप्ता जी थे। ये हमारे साथी स्टाफ के और साथी थे लोग कि थोड़ा-सा वो क्योंकि सब उसी दायरे में आते थे, तो जिनसे चर्चा पर चर्चा होती थी। तो मैं कहता था यार ये होगा कैसे? तो ना वो भी कहते थे, अरे तमाम संगठन हैं, तमाम नेता हैं, लड़ेंगे, दिलाएँगे, होगा, लोग कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ऐसे 1 आध 2 साल और बीत गए। फिर मुझे एक दिन ऐसा लगा कि शायद कुछ हो नहीं रहा अच्छा, कोई लड़ नहीं रहा अच्छे से। मैं थोड़ा-सा रोक तो रहा हूँ फिर आपका। तमाम आपके जो साथी हैं, दर्शक, वो नाराज़ हो रहे होंगे। बहुत बड़े पैमाने पर वो कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी कहानी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपके कमेंट्स को स्क्रीन पे नहीं पछवा रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे भी और आप भी कहानी सुनिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। जी, बंधु जी। अ, नहीं तो मैं फिर उस दिशा में चला और फिर मैंने 1-2 बड़े-बड़े जो बड़े नेता थे कर्मचारी शिक्षा के, मैंने उनसे बात करना शुरू किया कि भई ये ओल्ड पेंशन का चक्कर क्या है? आप लोग क्यों नहीं लड़ते हैं इसको? तो मैं आपको बताऊँ ओवरॉल क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाए, ओवरॉल क्या रहता था, किसी से मैं कहता था, किसी शिक्षक कर्मचारी नेता से, तो बड़े निरुत्तर भाव से मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, ठीक है देखो ये 40 नंबर का ये मांग पत्र है उसमें 40वें नंबर लिखा हुआ है ना, देखो लिखा है ना, 40वें नंबर लिखा हुआ है। बड़ी उदासीनता से मुझे बहुत पीड़ा होती थी इस बात को लेकर के कि इतना होता और इतनी जी, जी। उदासीनता से। तो फिर मैंने कहा ये तो लगता है कि लड़ना नहीं चाहते हैं। फिर मैंने 6 महीने सारे नेताओं से मिला और सबका लगभग उत्तर यही था। फिर एक जगह एक कहीं स्कूल में लिखा हुआ था, अंधेरे को कोसने के बजाय एक दीप जलाओ। फिर वही दीप अटेवा, वही दीप एनएमओपीएस के रूप में आज के आपके सामने है और वो लड़ाई आगे चल रही है। पर वो तीर तो आपने इतने जल्दी चला दिया कि अभी आपने मंथन किया, तब देश के विभिन्न कोनों में कई लोग इस पर मंथन कर रहे होंगे, सोचते होंगे आपकी तरह। वहां से एक टीम अटेवा बनी, वहां से पूरे देश के कार्मिक संगठनों को इकट्ठा किया, वहां से आपने स्टेट यूनिटी बनाई
और अब आप पूरे देश का वो कर रहे हैं। यह प्रोसेस आपने एक तीर में यूं और खत्म कर दिया। इस कहानी को तो लोग समझना चाहेंगे, ये पूरी 1 करोड़ की टीम जोड़ी कैसे आपने? लोगों को कमेंट आ रहे होंगे कि आगे क्या होगा, इसलिए ज्यादा हैरान होंगे कि हमारी समस्या बताएं, तो मैं इसलिए इसको तीर गला दिया। लेकिन उसमें एक संगठन बना, ऑल टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका निक नाम, और शायद किसी संगठन का पहली बार होगा निक नाम होगा, अटेवा। और आज अटेवा पूरे देश का ब्रांड बन गया है। ये मुझे बहुत फ़ख्र होता है इसमें कहते हुए। और हमारे यहाँ का जो एक लोकप्रिय नारा था, जय युवा जय अटेवा, आज पूरा देश उसको सुनता है और जानता है। फिर मैं जब जाने लगा लोगों के साथ, साथियों के बीच में अपने लोगों को, तो लोगों से मिलना स्कूल, कॉलेज कि भई ये कैसे है? तो बड़ा उदासीनता वहाँ भी थी, नहीं, वो पुरानी बंद हो गई, नई मिलेगी ना। पुरानी नई क्या मिलेगी किसी को नहीं पता। बस ये कहते थे हाँ, हाँ, वो बंद हो गई, ये मिलेगी। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या अंतर है, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। पहली बार इसमें एक पैम्फलेट हम लोग तमाम कोशिशों के बाद बना पाए, अंतर एमपीएस और यूपीएस का अंतर। पहली बार जी, क्या, जी। पूरे हिंदुस्तान का पहला पैम्फलेट होगा वो। तो हमने इसको बनाया और फिर ले जाकर लोगों के बीच देना शुरू किया। ये पैम्फलेट जैसे मैंने देना शुरू किया लोगों, तब लोगों के अंदर उत्सुकता थोड़ा जागी। अरे! इतना बड़ा नुकसान हो गया? जबकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। 2-4 पॉइंट पे जो भी समझ पाए थे, उसी को बता रहे थे। उतने पे ही लोगों को आश्चर्यचकित हुआ, अरे! ये तो बहुत नुकसान हो गया, ये तो बहुत नुकसान हो गया। फिर इसी चीज़ को लेकर के हम लोग ऑफ़िस, कार्यालय, स्कूल जाना शुरू किए, एक जिले से दूसरे जिले जाना शुरू किए। कुछ हमारे साथी जो पहले से इलाहाबाद से परिचित थे, तमाम जिलों में सेलेक्ट होकर के नौकरियाँ पा चुके थे। फिर हम लोगों को डायरी बनाते थे, एक रजिस्टर बनाकर उस पर नंबर लिखते थे, फिर उनको बैठकर फ़ोन करते थे कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, आपके साथ बात करना है, आपके यहाँ 10-5 लोग हैं तो मीटिंग करना है। ये सिलसिला ऐसे बढ़ते-बढ़ते जिले से जीते जिले, फिर एक समय ऐसा आया 20 दिसंबर 15 को हमने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया, 20 दिसंबर 15 को। 2 साल से संघर्ष चलता रहा क्योंकि 13 का निर्माण मेरा हुआ, 13, 14 15 और 15 के लास्ट में हमने प्रदेश स्तरीय पूरा प्रदेश घूमने के बाद फिर मैंने रखा। 20 दिसंबर ठंडी का बहुत ज़्यादा ठंडी था, कोहरा भी था। हम सब ने एक छोटे से कमरे में रखा, यहाँ दारुल सफ़ा है लखनऊ में। उसका एक हॉल है जी, जिसमें 250 लोग रह सकते हैं। लेकिन उसको हॉल हम लोग बुक कराते समय भी डर रहे थे कि लोग आएँगे कि नहीं आएँगे। ये शुरुआती दौर में होता है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वो 250 वाला हॉल पूरा फुल हुआ। जितना लोग हॉल में थे उससे ज़्यादा लोग बाहर आ गए। फिर वो दिन था, वो उत्साह था, वो उमंग था कि इसका मतलब लोगों तक अपनी बात हमने पहुँचा ली है, लोगों को समझ में आया तभी यहाँ लखनऊ आए हैं इतनी ठंडी में। फिर 20 दिसंबर के बाद हम लोगों ने फिर वहीं से ऐलान किया कि हम लोग 1 अप्रैल को ब्लैक डे मनाएँगे। फिर हमने उसी दिन डिक्लेयर किया 1 मई को हम रैली करेंगे। 1 मई 16 को फिर हम लोगों ने रैली की है लक्ष्मण मेला मैदान में, जिसमें हमारा अंदाज़ा था कि 10,000 लोग आएँगे। लेकिन जब 10,000 से ज़्यादा रिपोर्ट पहुँची तो डीएम साहब ने हमारे परमिशन को कैंसल कर दिया और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ परमिशन, एलआईयू की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमने कहा सर नहीं इससे ज़्यादा नहीं आएँगे, लेकिन हमें भी शायद अंदाज़ा नहीं रहा होगा और उस रैली में लगभग 40,000 प्लस लोग आए लक्ष्मण मेला मैदान में। और वो पहली ऐसी बड़ी रैली देश के अंदर रही ओपीएस को लेकर के, जहाँ लोगों को उत्साह था। बहुत सारे लोग, एक इत्तेफ़ाक मैं आपको बता रहा हूँ, हम बैनर बाँध रहे थे, सुबह एक व्यक्ति झांसी से आया और उसने कहा, "भाई साहब मैं विजय बंधु से मिलना चाहता हूँ, कौन है?" हम कहे, "अभी आएँगे आपको मिलवा दूँगा मैं।" कह रहा, "हाँ भाई साहब मैं परिचित नहीं हूँ, मैं मिलवा दूँगा।" आपने कहा, "मैं मिलवा दूँगा, आप चिंता ना करिए।" फिर मैं बाद में जब मंच पे पहुँचा तो हमको देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था। ऐसे आंदोलन में तमाम घटनाएँ होती रहती हैं। जी, फिर जी, वो जी। ना कुछ ना हमने कुछ कहा, ना उन्होंने कहा, वो आँखों-आँखों में समझ गए और उस समय क्यों मैं बैनर बाँध रहा, तो उनको क्या पता कि अध्यक्ष बैनर बाँध रहा होगा। तो उसके बाद वो 1 मई 16 की रैली पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से जाना शुरू हुई। तो तमाम राज्यों के लोग हमसे संपर्क करना शुरू किए। हमने संपर्क करना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे राज्यों के अंदर गए। मैंने इसको एक बात ज़रूर मैं इसका ज़िक्र करना चाहूँगा। इस मोबाइल ने इस आंदोलन को बहुत क काम किया। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को बहुत दिया दिया है, बहुत दिया है। एक फ़ोन आता था कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ, तो मैं उसको उठाता था। तो मैं कहता था अच्छा आप एक ग्रुप बनाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। एक-एक फ़ोन से एक-एक राज्य खड़े हुए हैं। और फिर वो समय आया जब 17 में हम लोग हैदराबाद में एनएमओपीएस की चर्चा, परिचर्चा हैदराबाद के हुआ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा जी वहाँ और एक बड़ी रैली निज़ाम कॉलेज में। आप जानते होंगे हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज बहुत बड़ा मैदान है, उसमें एक बड़ी रैली हुई और उस रैली में फिर एनएमओपीएस की पृष्ठभूमि बनी और आगे कहानी आपको पता ही है।
आगे की कहानी मुझे पता है, लेकिन इन सब के बीच आपने जो आपकी एजुकेशन जब हो रही थी, तब आप निबंध प्रतियोगिता और खेलों दोनों में लीड करते थे, जीतते थे, तो लीडरशिप क्वालिटी आप पे डेवलप होनी शुरू हुई। और एक लीडर के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो उसकी सेना है, जो फौज है, उससे टारगेट भी हिट हो जाए और फौज को नुकसान भी ना हो, ऐसी अप्रिय स्थिति ना आए, उस ताकत को और उस जोश को इतना ना झोंक दे कि कहीं आंदोलन बिखर ना जाए। ये खासियत एक सफल लीडर की होती है। आपके पास भी ऐसे निर्णय आते होंगे कि जब आपके साथी बोलते होंगे अब ये करते हैं भाई साहब, आज ये कर देते हैं, आप कई बार स्टेप बैक करते होंगे उनको समझाने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं लाठी चार्ज हो जाए, आपके साथी लाठी खाए, वाटर कैनन उन पर डाली जाए, उन पर मुकदमे हो, वो बजाय आंदोलन के किसी और जगह फंस जाए। उस समय जब युवा जोश, नई सोच बहुत सारे विचार देती है, वहां पे इसको कूल डाउन करना, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं भी आपको देख रहा हूं, बहुत सारे मामलों पर मैं भी बड़ा क्रोधित हुआ कि आपकी ताकत थी, आप ये कर सकते थे, जल्दी निर्णय कर सकते थे, लेकिन आपने सहमति के हिसाब से निर्णय किए। और बहुत बहुत सारी जगह ये ऐसा लगा कि एक कदम पीछे रख रहे हैं, तो एक कदम पीछे रख के 2 कदम पीछे जाके फिर शेर जो होता है फिर छलांग मारता है, लंबी छलांग। तो ये सब चीजें उस समय कैसे धैर्य रखते हैं आप? एक बड़ी टीम, पूरे स्टेट के अलग अलग लोग, अलग भाषा के लोग, अलग विचारों के लोग, बहुत सारे छोटे संगठन, अभी कुछ पैरेलल संगठन भी आपके साथ बने, बहुत सारे पैरेलल संगठन भी काम करने लगे हैं छोटी छोटी यूनिट्स पे। तो इन सबको एक सूत्र में बांधना आसान है, होता है? नहीं, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन इस आंदोलन ने मुझे बहुत धैर्य, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था पहले, अब धैर्य बहुत कुछ सिखाया है। और रही बात है कि जो आंदोलन के चरण होते हैं, निश्चित रूप से तमाम सारे लोग होते हैं कि बस आज ही सर हो जाए, तो हम सुनते सबको हैं और हम आइडिया भी सबका लेना चाहते हैं, क्योंकि आइडिया लेने से क्या होता है, एक रास्ता बनता है। तो जी मैं सुनता भी हूँ। हाँ, हो सकता है मैं ज़्यादा सुनता हूँ तो वो मेरी कभी-कभी लोग कमज़ोरी समझ लेते होंगे, अलग बात है। लेकिन मेरा मानना होता है कि एक हम पढ़े-लिखे लोग हैं, हम किसी लेमैन के वर्क का नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सब लोग पढ़े-लिखे, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, तो हर बात को मैं सुनता ज़रूर हूँ। लेकिन मैं निर्णय आंदोलन के दृष्टिकोण से लेता हूँ, ना कि व्यक्तियों के दृष्टिकोण से, कि इन्होंने कह दिया तो ऐसा हो जाना चाहिए। मैं आंदोलन के दृष्टिकोण से क्या सही है और क्या गलत है, मैं उस पर लेता हूँ। कभी-कभी मेरे निर्णय पे तमाम लोगों को लगता है, जैसे आपको लगता है कि ये अभी तक हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ? ऐसे मेरे साथियों में भी होता है। लेकिन जब मैं उनको समझाता हूँ कि देखो ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, और हम किसी तोप तलवार से हम भारत सरकार से युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम अपनी मांगों को मनवाना है, मनवाने का तरीका है कि हम उन पर प्रेशर बनाएँ, हम उनको अपनी ताकत दिखाएँ, संख्या लोकतंत्र में मायने रखती है, हम उस दिशा में काम करें। कई बार ऐसे आया, दिल्ली गए तो लोगों ने कहा संसद भवन घेरना है, तो एक कुछ वर्ग ऐसा होता है जो कहता है नहीं बस आज ही चलो, तो उनको लगता है कि अगर हम संसद पहुंच जाएंगे, ईंट उखाड़ लाएंगे तो पेंशन मिल जाएगी, कुछ ऐसा वर्ग होता है, उसमें आलोचना भी सहनी पड़ती है। हाँ, मजे की बात है कि जब वो आलोचना मेरे मुंह पे कहता रहता है, तब भी सुनना होता है नेतृत्व को कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन चलो आगे देखा जाएगा। तो ये चीजें होती हैं और आती है, बार बार आती है, रोज आती है, क्या नहीं ऐसा हो। लेकिन मेरा अपना इतना मानना रहता है कि सुनकर सबकी, जो आंदोलन हित में है, संगठन हित में है, मैं वही निर्णय पे जाता हूं। और मैं थोड़ा सा इस मामले में भाग्यशाली हूं, जो हमारी कोर टीम होती है वो मेरा इसमें बहुत अच्छा सहयोग करती है। उसको विश्वास होता है कि विजय बंधु ने अगर कोई प्लान बनाया या कोई विचार दिया है तो निश्चित रूप बेहतर होगा। मेरी कोर टीम मेरे साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी रहती है। और इसी वजह से ये आंदोलन, और मैं आपको जानकारी भी बताऊं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के इतिहास में, आंदोलनों के इतिहास में कोई आंदोलन की लाइफ 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, पूरी दुनिया के आंदोलन के इतिहास की बात मत कर रहा हूँ। 10-12 साल एक एक आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से बढ़ते क्रम में, जनमानस को तैयार करते क्रम में, मुद्दे को घर-घर पहुँचाने के क्रम में, ये अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है। और मैं इसका भाग्यशाली हूँ कि मुझे नेतृत्व करने का मौका मिले, अपने साथियों को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ये जंग हम एक दिन जीतेंगे, लेकिन पेशेंस रखना है, लड़ाई को जारी रखना है। आने वाले वक़्त में कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो सपना है, आप सबका जो सपना है वो पूरा होगा। आपकी रिटायरमेंट कब ड्यू है बंधु जी? रिटायरमेंट तो भी है, काफ़ी है। अभी तो सर्विस में जुमा-जुमा आए हैं, अभी तो आधे-आधे पे पहुँचे हैं। जी जी। मतलब अब साथियों का साथ आप लंबे समय तक दे सकते हैं, इस आंदोलन को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके कुछ साथियों का मुझे ध्यान आ रहा है, खास तौर पर हरियाणा के, जिस स्टेट यूनिट को आप लोगों ने तय करके ये कहा था वोट फॉर ओपीएस,
उनको मतदान से पहले ही धमकियां आने लगी थी अगर हमारी रिपीट हुई तो कुछ चिन्हित आपके साथियों को सरकार की तरफ से या सरकार के पक्ष से या सत्ताधारी दल के पक्ष से धमकियां आनी शुरू हो गई थी, हम तुम्हें देख लेंगे। वहां स्थिति क्या है? आपके वो साथी क्या उनको महफूज कैसे देखिए, रख रहे हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को दुश्मन ना माने। हमने आँख, नाक, कान है। अगर हमने अपने हक की आवाज़ लगा दी तो हम आपके दुश्मन नहीं हो गए। हम तो प्यासे हैं, हमारी प्यास है, तो प्यास आप बुझाइए। हम तो इस बात के लिए आपसे कह रहे हैं, आप हमें दुश्मन क्यों मान रहे हैं? हाँ, इस पर दिक्कतें आई, सिर्फ़ हरियाणा नहीं, तमाम जगहों पे आई और हरियाणा में ज़्यादा उग्रता के साथ सरकार के नुमाइंदों ने, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने इस तरह की धमकियाँ, इस तरह की बातें की। और हम सब ने उस समय अपन टेलीफ़ोनिक बातें होती थी। हम सब कहते थे कि आप चिंता न करिए, जो होगा देखा जाएगा। पूरा देश हम लोग साथ में खड़े, पूरा संगठन खड़ा हुआ है। साथियों को हिम्मत बटाया गया और साथी हमारे मजबूती के साथ जुटे रहे। और अभी भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हमने अपने मुद्दे के पक्ष में वोट दे करके, हमने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। हमने अपने मुद्दे को वोट किया है। क्या हमारा वोट हमारे मुद्दे पर नहीं जाएगा? आप सरकार के हिसाब से अगर वोट चला जाएगा तो फिर हमारे उस वोट का मतलब क्या रह गया? अगर किसी व्यक्ति को सड़क नहीं मिली है तो सड़क के लिए वोट देता है। किसी को गाँव में स्कूल नहीं तो स्कूल के लिए वोट देता है। किसी के यहाँ अगर पानी नहीं है तो पानी के लिए वोट देता है। हमारे पास ओपीएस नहीं तो हम ओपीएस इसमें कौन-सा हमने अपराध कर दिया? कौन-सा हमने इसमें दुश्मनी कर ली? ये तो हमारा संवैधानिक हक है। हम अपना वोट अपने मन से, अपने मुद्दों पर देंगे, तो आप उसको दुश्मन क्यों मान रहे हैं? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप समझदारी दिखाते हुए उनके साथ बैठिए, बात करिए और सॉल्यूशन निकालिए, ओपीएस बहाल करिए। जिसको आप दुश्मन मान रहे हैं, वही आपके गले में माला डालने को तैयार होगा अगर ओपीएस आप बहाल करते हैं। बहुत सारे आकलनों में ये आंकड़ा कि आपके वोट प्लस आपके जैसे बहुत सारे इश्यूज देश में, क्रुशियल इश्यूज, खासतौर पर हरियाणा चुनाव में, किसानों का मुद्दा, एमएसपी, खिलाड़ियों का मुद्दा जो उनके साथ हुआ, महिला पहलवानों का मुद्दा, फसलों के दामों का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे इतने बड़े थे कि ये अपने आप में मिलजुल कर डिसाइडिंग फैक्टर थे। ये स्वयं निर्णय कर सकते थे। कई सारी जगह से यह बातें आई कि यदि कर्मचारी एक बार कह दें, क्योंकि जब तक आपका पोस्टल वोट गया तब तक सब कुछ ठीक था, एज इट इज दिख रहा था चुनाव, और जब बाद में मशीनें आई तो जो उम्मीद भी नहीं कर, जो घर बैठ चुके थे, जो रैलियों में नहीं जा रहे थे, प्रचार भी नहीं कर रहे थे, जिन्हें मालूम था कि उन्हें गांव में आने नहीं दे रहा कोई, किसान नाराज, पहलवान नाराज, ग्रामीण नाराज, सब नाराज, हरियाणा नाराज, अचानक वो जीत गए। तो एक विचार बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक बार यदि देश का कर्मचारी कहते हैं कि हम इस पोस्टल बैलेट को के आधार को मानते हुए, उसके ट्रेंड्स को देखते हुए, हम मशीन से चुनाव नहीं कराएंगे। अगर बैलेट से चुनाव होना है तो हम कराने को तैयार है। और कर्मचारी अगर पीछे हट गए तो जो पूरे देश की मांग है वो एक बार के लिए पूरी हो जाएगी। देश को भी लगेगा कि जहां वोट देते हैं वहीं गिनती होती है कि नहीं। क्या कभी ऐसे प्रस्ताव भी आप पर आए, इस पर विचार करें कि महाराष्ट्र के चुनाव जो हरियाणा में हुआ उसका प्रतिकार महाराष्ट्र में ले, महाराष्ट्र में हम नहीं करेंगे चुनाव ड्यूटी अगर बैलेट से नहीं होगा चुनाव, क्योंकि हरियाणा में हमारे वोट कहां गए किसी को नहीं पता। जी नहीं, बिल्कुल डिस्कस होता है, तमाम विषयों पे होता है और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का चुनाव दुनिया के राजनीतिक विश्लेषककारों के लिए एक एक कहानी होगी, एक शोध का विषय होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, क्या कारण थे, क्या नहीं करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों का ये एक विषय होगा कि ऐसा क्यों हुआ? ये विषय होगा। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं दुनिया के तमाम सारे राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ। ये आश्चर्यजनक चीज़ें हुई हैं। अब क्यों हुई, कैसे हुई, वो सरकार जाने, निर्वाचन आयोग जाने, विपक्ष के लोग जाने। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ जिस पर आपने विषय पे उठाया है, मैं कह रहा हूँ मैं तटस्थता के साथ कह रहा हूँ, पूर्वाग्रह के साथ नहीं कह रहा हूँ। अगर किसी चुनाव में 10 पार्टियां हैं और 9 पार्टी कह रहे हैं कि चुनाव ऐसे होना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग को क्या पड़ी हुई है? आप चुनाव को हम लोग पढ़ाते हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव निर्वाचन आयोग की पहली लाइन में लिखा हुआ है। 10 पार्टियां हैं, 10 लोग चुनाव लड़ने वाले, 9 लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग को क्या दिक्कत है? अगर वो उस लाइन को, टैग लाइन को अगर उसको याद हो, निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत है इसका?
क्या दिक्कत है? हमने कहा ना, निर्वाचन आयोग तो काम शोध किया, कई लोग कर रहे होंगे। स्वतंत्र चुनाव, और 10 लोग में 9 लोग कह रहे हैं कि करना चाहिए। हाँ, एक मजेदार और है, एक जोक की बात है कि जब इस तरह के सवाल कोई करता है तो निर्वाचन आयोग जवाब नहीं देकर कोई पार्टी विषय देती है। जवाब देना चाहिए निर्वाचन आयोग को, दे रही पार्टी। क्या मामला है, क्या माजरा है? लेकिन निर्वाचन आयोग जो करे जो कहे, इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि ये देश का 1 करोड़ कार्मिक ये अल्टीमेटम दे दे कि भविष्य के चुनाव में हम, यदि हमें ओपीएस नहीं मिला तो हम मशीन वाला चुनाव नहीं कराएंगे साहब, हम ड्यूटी नहीं देंगे। ये भविष्य में हो सकता आपकी है। ये गुड़की जो जो सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है दोबारा सरकार में आने के बाद, शायद सरकार के पास इसकी कोई काट नहीं होगी। नहीं, भविष्य में हो आपकी सकता डिमांड है। पर यदि गंभीर नहीं हो रही सरकार, एक गुड़की से गंभीर हो जाएगी। भविष्य में ये निर्णय हो सकता है, क्योंकि हम अपने मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। भविष्य में इस तरह की बात जो आप संकेत दे रहे हैं, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये बात 2 बार विचार में आया भी है मामला। और मैं तो याद करता हूं, आज के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे, राजीव कुमार साहब है, थोड़ा टीएन सेशन को पढ़ा करें और टीएन सेशन को जानें। आज भी शायद आपका नाम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन टीएन सेशन को लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? कोई वजह तो रही होगी ना, कोई वजह तो रही होगी। टीएन सेशन का आज भी लोग याद रखते हैं। आज भी लोग पूछ लो तो शायद हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम नहीं जानेंगे, लेकिन टीएन सेशन का नाम लोग बता देते हैं। उनको पढ़ना चाहिए। और जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हैं, किसी पार्टी, किसी की सरकार हो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी, जो हमारी स्वतंत्र संस्थाएं बनी हुई हैं, वो संसद के प्रति, संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। न कि किसी मुख्यमंत्री, न कि किसी प्रधानमंत्री के जवाबदेह है। वो संसद के प्रति है, संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए, किसी भी बड़े पद में बैठे हुए, क्योंकि आना और जाना तो सबको है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भविष्य का एक विषय रहेगा, और हो सकता है अगर उस लेवल तक चीजें जाएंगी तो निश्चित रूप से आगे विचार में आएगा। बिहार सामने है, अगर आप बिहार के लिए ये निर्णय कर दें तो पता चल जाएगा आपकी ताकत का भी, जनता की ताकत का भी, जनता की वोट का भी, और भविष्य में आप कितनी बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं उसका एहसास भी हो जाएगा हुकूमत को। तो जो उसने कान बंद कर रखी हैं, आंख बंद कर रखी है, आपका आंदोलन को देखती नहीं है, कान बंद करके आपके नारों को सुनती नहीं है। बजट बनाते समय आपके जो आप ही के साथी हैं, जो बजटिंग पे काम जिनको करना चाहिए, उनके बजाय ये वाले मामले, तमाम मामले वो कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके इस बार कितना कर दें, इस बार कितना करते हैं, वो तो ये भी तय होता होगा। ऐसा नहीं कि रूटीन में चल रही है ये पेंशन स्कीम। उन कॉर्पोरेट सेक्टरों को जो आपके अंश और सरकार के अंश का काट कर दम देते हैं बाजार में खेलने के लिए, अभी क्योंकि नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा होगा शेयर मार्केट में अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उनकी अमेरिका के प्रति हितकर नीतियों के कारण, जिसकी पूरी अमेरिका तारीफ कर रहा है, लेकिन दुनिया का सिस्टम हिल रहा है। तो दुनिया के सिस्टम के हिलने के कारण जो नुकसान अभी हुआ होगा ना, उसको कवर करना है। बजट आ रहा है तो बजट उनके माफिक बनेगा, उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए। आप कह रहे हैं कुछ पहले, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बहुत बड़े पैमाने पर धन्ना सेठों का पैसा माफ कर दिया है, तो वो जो माफ किया है उसकी क्षतिपूर्ति कहां से होगी? कहीं टैक्सेस बढ़ेंगे, कहीं कुछ और करना पड़ेगा। जी कुछ बोल रहे थे आप। श्रीलंका में विद्रोह हुआ, श्रीलंका की जनता और श्रीलंका की सरकार का मैटर था, नुकसान मेरा हुआ, एनपीएस वालों का। बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, नुकसान हमारा हुआ। यूक्रेन युद्ध चला, पैसा हमारा गिरा। तो हमको क्यों इन चीजों पे फंसा? बांग्लादेश में विद्रोह हुआ तो भारत का कर्मचारियों को क्या दोष है? यूक्रेन में आपका नुकसान कैसे हुआ? आपका नुकसान कैसे हुआ, थोड़ा समझाइए जरा। हमारा उसमें, हमारे देश के कर्मचारियों का क्या रोल है? क्यों हमारा नुकसान हो रहा है? सरकार को सोचना चाहिए कि भाई बांग्लादेश के विद्रोह से मेरा पैसा क्यों गिरेगा? मेरा क्या उसमें रोल है कि विद्रोह मैंने वहां करा दिया बांग्लादेश में, मेरा पैसा क्यों गिर रहा है? इसकी जवाब थोड़ा समझाइए ना दर्शकों को। बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ, जो सत्ता परिवर्तन हुआ, स्टूडेंट अनरेस्ट हुआ, दंगे हुए, उसका नुकसान आप पर कैसे पड़ा? ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट एक होती है, ग्लोबल दुनिया हो गई है, तो शेयर मार्केट का असर, चाहे वो कहीं जैसे भारत में कोई ईश्वर करने ना आए हो, आपदा आए, तो निश्चित रूप से दूसरे देशों में उसका असर पड़ेगा। तो हमारे जो शेयर मार्केट का पैसा, हमारे एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जब शेयर मार्केट डाउन होगा तो हमारा पैसा डाउन होगा। हमारा पैसा गिरा, एक हजार, 2,000 नहीं गिरा, 20,000, 30,000, 40,000 लोगों के एनपीएस के पैसे कम हुए, कटे, कम दिखाए गए। मतलब आपका जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम,
और उसके बाद यूपीएस है, ये इस पे निर्भर है कि सरकार के जो दोस्त हैं धन्ना सेठ, वो कितना कमाएंगे, कितना घाटे में रहेंगे, उनके शेयर बाजार में कितनी मुनाफा और कितना नुकसान होगा। मतलब एक तो आपका पैसा ले रहे हैं, आपका पैसा बाजार में लगा रहे हैं, फिर नुकसान के हकदार भी आप हैं यदि वो नुकसान में जाएगा, और मुनाफा कमाएंगे ये दोनों बांटेंगे आपस में। जिसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड कह रहे हैं, वो बंद हो गया है, मतलब आपके धन से ये कमाएंगे, दोनों बांटेंगे आपस में, एक अबाउट टेबल एक बिलो टेबल, और नुकसान होगा, बांग्लादेश वार होगा, श्रीलंका वार होगा, अमेरिका की नई नीति आएगी, सारा नुकसान आप भुगतेंगे, पैसा भी आपका, जो सरकार दे रही है वो पैसा भी आप ही का है। वो भुगत रहे हैं क्योंकि जब भी शेयर डाउन होता है निश्चित रूप से एनपीएस में असर आता है। लोग ऑनलाइन सब देखते रहते हैं कितना आज मेरा हुआ, कल इतना दिखाया कि मेरे 22,28,000 रुपए था, आज मेरा 1,50,000 गिर गया, आज मेरा 60,000 गिर गया। लोग आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं, हम भी उसको देखते हैं, तो हो रहा है क्योंकि शेयर मार्केट से लिंक होने की वजह से ऐसा होता है और होगा, और इसीलिए तो डूब रहा है पैसा ना, और आगे और इसका नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसका। इसीलिए सरकार से मैं लास्ट में आपसे माध्यम से भी निवेदन करते हुए अपनी बात करते हुए मैं सरकार से तब कहिएगा, एक लाइन मेरा प्रश्न और बचा है आपके आज के आंदोलन के बाद, क्योंकि आपके साथी इंतजार कर रहे होंगे कि आप अगला ऐलान क्या करते हैं। अगली रणनीति बनाने के लिए कोई मीटिंग है या अगली रणनीति बन गई है, आगे का प्लान? नहीं, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें कुछ विषयों पर चर्चा हुई है। अभी उसको फाइनल टच हम जल्दी दे देंगे और शायद अभी हम जल्दी फिर बैठक करके बहुत जल्दी ही आगे के प्रोग्राम तय हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर उस पर थोड़ा सा था कि नहीं ऐसा किया जाए तो अच्छा रहेगा, इसका असर इस तरह पड़ेगा, तो वो डिस्कशन पॉइंट में है। अभी हम कल लोग बैठे थे और अभी हम फिर जल्दी बैठ करके जल्दी निचोड़ कर निकाल करके हम आगे का कार्यक्रम जारी करने वाले हैं। अब आप सरकार और अपने साथियों को जो संदेश देना चाहें अंत में, और आपने समय दिया इतना, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन जो संदेश देना चाहें। चलिए, बहुत दिन से आपका था कि हम समय नहीं दे रहे, तो आज हमने पूरा कर दिया। नहीं, मुझे तो कर दिया। आपके साथी जो इस समय, अभी भी हजारों लोग इस समय आपको देख रहे हैं चलते चलते, उनके लिए संदेश दे दीजिए, क्योंकि वो आपको पिछले 1 घंटे से लगातार देख रहे हैं। ये मैं अपने साथियों जो हमारा इस डिबेट को, इस चर्चा पर चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं। मेरी खुशनसीबी है कि हजारों लोग सुनते रहते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 28.5% पैसा आप उद्योगपतियों को या अन्य जगहों पर क्यों फेंक रहे हैं, उसको आप रख लीजिए। हमें वही कम वाली पुरानी वाली पेंशन दे दीजिए, कम मिलेगा हमें स्वीकार है, पुरानी मिलेगी हमें स्वीकार है, वही वाली पुरानी मिलेगी 72 की नियमावली वाली, वो भी हमें स्वीकार है। तो आप हमें वही दे दीजिए। सरकार से मेरा इतना निवेदन है, आप अनावश्यक माथापच्ची बहुत ना करिए। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, हम अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे, हम जीतेंगे, 110% जीतेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे मंडल में हो, जिले में हो, प्रदेश में हो, देश में, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। और देश का ये आंदोलन अगर नहीं जीतेगा, तो मैं कह सकता हूं पूरी दावे के साथ, फिर इस देश में कौन सा आंदोलन जीतेगा? पढ़ा लिखा और सक्षम व्यक्ति का आंदोलन को नहीं जीत पाएगा, तो फिर इस देश में आंदोलन जीतेगा कौन? अपने हक को लेगा कौन? तो आप पूरी ताकत हिम्मत के साथ डटिए, अपनी भूमिका निभाइए। और एक अपील इसी के साथ जरूर रखता हूं, एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, पूरे देश के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहा है। एक कोई विभाग की लड़ाई नहीं है, किसी एक जिले की लड़ाई नहीं है, एक राज्य की नहीं है। इधर-उधर भटकने के बजाय एनएमओपीएस के साथ खड़े होइए, ओपीएस बहाल हो जाएगी, खुशहाली सभी घरों में आएगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और इतिहास के, कर्मचारी इतिहास नहीं, पूरे देश के इतिहास में एक पन्ना दर्ज होगा कि हाँ, कुछ लोग जिनके हक मारे गए थे, एक हुए, खड़े हुए, लड़े और जीत गए। चलिए, बहुत शुक्रिया बंधु साहब। आज बहुत सारे लोग जो है, आप लोग वो होंगे कि मैं आपके विषय स्क्रीन पर नहीं ला रहा हूं। एक लास्ट में ले आता हूं। रमोल जीत जी कुछ शेयर के बारे में कह रहे हैं। रमोल जीत है, शेयर मार्केट जो दिसंबर के अंत तक 157% मेरे मूल पर मिल रहा था, जो आज 110.10% है। महोदय, हमारा जीवन तमाशा नहीं जो बाजार के सर्कस पर लावारिस छोड़ दिया गया है। भाई जी, यह हमारा घोर शोषण का रास्ता है। ऐसे बहुत सारे विचार थे, मैं आज स्क्रीन पर नहीं ला पाया क्योंकि मुझे आपकी कहानी देश को बतानी थी। रमोलजीत जी और आपके तमाम साथियों से क्षमा मांग रहा हूं। अगले वाले जब आपकी ऑफिस की चर्चा होगी तो आपके सारे विषय बंधु जी के सामने भी और अन्य जो साथी हैं उनके सामने भी रखूंगा। फिलहाल शुक्रिया, शुभ रात्रि बंधु जी। आभार आपका, आपने समय दिया और आपकी जो निजी कहानी थी वो भी